करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले जानकारी आपको उपचुनाव से जुड़ी देंगे, क्योंकि सीएम भजनलाल के तूफानी चुनावी दौरे हैं। झुंझुनू के विस्कर के दौरे पर सीएम भजनलाल थोड़ी देर में झुंझुनू कस्बा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। सुल्ताना कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा है। जनसभा में लोगों की भीड़ है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मंच पर मौजूद है। मंत्री सुमित गोदारा, सांसद राव राजेंद्र मंच पर मौजूद है। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विशाल आम सभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। झुंझुनू में ये विशाल जनसभा है, जिसमें मंत्री सुमित गोदारा, सांसद राव राजेंद्र मौजूद है। अविनाश गहलोत भी मौजूद हैं। सीएम का चुनावी दौरा और कुछ ही समय में सीएम जो है इस सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। झुंझुनू विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और लगातार बड़े नेताओं का दौरा है वो जारी है। आज झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में सीएम भजनलाल शर्मा की चुनावी सभा होगी और चुनावी सभा को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और यहाँ पर भाजपा समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरह क्या है ग्राउंड पर भाजपा की स्थिति? जनता को भाजपा से बहुत अच्छा प्रेम है। लोग तन और मन से भाजपा के साथ में हैं, क्योंकि केंद्र की और राज्य सरकार का कार्य है, कार्यशैली है, इनके अब तक का जो कार्य है बहुत ही प्रशंसनीय रहा है और इसलिए बहुत तन मन से लोग साथ में हैं और भामोजी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये हमारा वादा है। क्या कुछ विकास को लेकर है झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का एजेंडा? भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और कांग्रेस ने तो 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन वो कथनी और करने में भारी अंतर है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने की ओर होते, खाने की ओर होते, इसलिए धरातल पर कोई काम नहीं किया है। इसलिए भाजपा सरकार आएगी तो निश्चित विकास के कार्यक्रम। झुंझुनू है वो सैनिकों का जिला जाना जाता है और यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं वो भी है। किस तरह का क्या माहौल है पूर्व सैनिकों में? जय हिंद। झुंझुनू विधानसभा के अंदर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र जी भांबू बहुत बड़ी मात्रा में इस बार जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए जो किया है उसको हम लोग याद रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों को जो सम्मान मिला है और जो छूट मिली है श्रीनगर क्षेत्र में, पहले हम लोगों को मतलब लोग पत्थर मारते थे, आजकल शूट एंड डाई का ऑर्डर जो मिला हुआ है और 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर एक सैनिक को मैं गांव में जाके पूछा था। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की 51,000 रुपए पेंशन है, हौलदार की 42,000 है और नायक की 36,000 रुपए पेंशन मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है और इस उपचुनाव के अंदर 36,000 पूर्व सैनिकों के वोट हैं जो राजेंद्र जी भांबू और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी यहाँ पधार रहे हैं, उनका हम पूर्व सैनिक बहुत बहुत स्वागत करते हैं और भारी बहुमत से इनको हम विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर सीएम की सभा के लिए है वो लोगों को पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है बड़े नेताओं के जरिए हर जातिगत समीकरण को साधने में जुटी हुई है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो सीएम भजनलाल के तूफानी चुनावी दौरे हैं और कुछ ही समय बाद आपको मंच पर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ता, आम जनता इस वक्त जनसभा में शिरकत करने के लिए पहुंच गई है। पूरी तैयारियां पहले से बीजेपी के द्वारा की गई थी। आज ये विशाल आम सभा अपने आप में महत्वपूर्ण है। उपचुनाव का संग्राम, सलूम्बर उपचुनाव के रण में डिप्टी सीएम दिया कुमारी है। जावद गांव के कल्लाजी धाम पहुंची दिया कुमारी, जनसभा को संबोधित करेंगी डिप्टी सीएम। सलूम्बर में होगा दिया कुमारी का रोड शो। सलूम्बर उपचुनाव के तहत प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जावद स्थित कल्लाजी धाम पहुंची, जहां दिया कुमारी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और आपको बता दें कि जयसमंद की तलहटी में स्थित जावद में केवल मेवल क्षेत्र से भारी संख्या में जन सैलाब दिया कुमारी को सुनने कल्लाजी धाम जावद पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का इससे पूर्व देवारी से लेकर कुराबड़, जगत, जावद, अदवास, जावद में जबरदस्त स्वागत हुआ। दिया कुमारी से पूर्व मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध जगत अंबिका माताजी के मंदिर गई, जहां अंबिका माताजी के दर्शन किए।
विधानसभा उपचुनाव धीरे धीरे अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है और चुनाव प्रचार भी 11 नवंबर को थम जाएगा। ऐसे में अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। उपचुनाव वाली 7 में से दौसा हॉट सीट बनी है। बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा शनिवार सुबह बस स्टैंड पर पहुंचे और यहां व्यापारियों से 1-to-1 मुलाकात की, साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान जगमोहन मीणा ने कहा कि क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है। साथ ही कहा कि किरोड़ी लाल मीणा तो बाबा हैं, उनके अवतार देखने को मिल रहे हैं। वे अलग अंदाज में भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। माहौल, आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। या आपने भी देखा होगा कार्यकर्ताओं का उत्साह संभाले नहीं संभल रहा। हम सुबह 7 बजे के चले हैं और सभी कार्यकर्ता साथ में लग रहे हैं, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। सीएम साहब भी आने वाले हैं, उधर से पायलट साहब की भी एंट्री होने वाली है वापस। हाँ, आप अपनी पार्टी के लिए सभी काम करते हैं। हमारे नेता भी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उधर उनके नेता भी आ रहे हैं। सब अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के दौरे, भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में प्रचार। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पहुंचे बड़ौदा में और लोगों को साधने के लिए पहुंच रहे बीजेपी के बड़े नेता। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के दौरे जो हैं वो लगातार जारी हैं। प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में ये प्रचार जो है वो देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बड़ौदा में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अरुण चतुर्वेदी भी इस दौरान बड़ौदा में पहुंचे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में प्रचार किया। बात उदयपुर की कर लेते हैं। उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की रहने वाली 24 वर्षीय महिला को देर रात अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इस महिला को घायल अवस्था में पहले अज्ञात लोग निजी चिकित्सालय छोड़कर भाग गए और फिर आज सुबह निजी चिकित्सालय की एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विदेशी महिला का इलाज जारी है। घायल महिला नशे में धुत है, ऐसे में वो पुलिस का जांच में सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस को जांच में सहयोग नहीं मिलने पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हालांकि पुलिस तकनीकी अनुसंधान के मार्फत आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। देखिए, मॉर्निंग में लगभग 6 बजे हमें एमबी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक विदेशी महिला जिसके लेफ्ट आर्म पिट के पास में कोई गोली लगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी पर महिला से और जो पूछताछ पर जानकारी में आया कि यह एक थाई महिला है, मिस थाई थैनचुक। ये महिला सूरजपोल में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में। और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली और इसके बाद ये एमबी हॉस्पिटल में लगभग 5:30 बजे एडमिट हुई है। किसके द्वारा एडमिट किया गया ये जानकारी करने पर जिस एम्बुलेंस के द्वारा इसे छोड़ा गया वो एम्बुलेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से आना बताया। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से जानकारी ली गई तो लगभग 4-4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहाँ से चले गए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में चूँकि ये मेडिकल लीगल केस था, प्रारंभिक उपचार करके इसे एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। महिला के गोली लगी है, गोली उसके अंदर बुलेट अंदर फंसा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। उदयपुर में एक विदेशी महिला के साथ एक घटना घटित हुई जिसमें उसे देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। महिला जिसका नाम जो है वो थोंगकोट बताया जा रहा है, ये महिला थाईलैंड की रहने वाली है और इस महिला को अज्ञात जगह पर गोली मारी गई। उसके बाद में एक निजी हॉस्पिटल इस महिला को ले जाया गया और वहां से ये महिला उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर की गई। एमबी चिकित्सालय से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी। आप देखिए कि ये एमबी चिकित्सालय की यूनिट है जहां पर इस समय महिला का इलाज जो है वो चल रहा है। महिला देखिए, जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ये जो विदेशी महिला है ये पुलिस को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये खतरे से बाहर है। पुलिस से लगातार बात कर रही है लेकिन पुलिस को किसी तरह की जानकारियां जो है वो साझा नहीं कर रही।
केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी जारी है और इस बीच वहीं हिंदू संगठनों, नेताओं और संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। साथ ही सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठने लगी है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के हक में लाया गया बिल है। इस बिल के खिलाफ कई गरीब मुसलमान हैं। हालांकि इस पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा, जबकि इस मामले में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इस संशोधन से मुस्लिम समाज का भला होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन इसमें कुछ लोग भड़काने का प्रयास कर रहे। अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर मनमानी चल रही है। बनवारी लाल सिंघल ने वक्फ बोर्ड के संपत्तियों की जांच सिविल कोर्ट में करवाने की मांग की है। वो जो लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुसलमान ही तो बोल रहे हैं ना, जिनको इसका फायदा होने वाला है। उसको डराते हैं, बाहर निकलते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। तो जेपीसी की बैठक होने दो भाई। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, तो जेपीसी के सदस्य तय करेंगे, उसके बाद हमारे संसद में आएगा। निश्चित रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया बिल है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। चाहे शादी का कार्यक्रम कर ले, चाहे कोई उनका धार्मिक कार्यक्रम कर ले, और वो जाकर के वक्फ रजिस्टर में लिख दे, वो मैंने कार्यक्रम किया था इसलिए मेरी ये वक्फ की जमीन हो गई। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जमीन को वक्फ में लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या? इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये हिंदुस्तान की कृपा है कि जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे तो उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में वक्फ संशोधन बिल को लाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ कानून 1956 में बना है। 1956 में जो संपत्ति वक्फ को दी गई थी, उन सारी संपत्तियों के बाद हजारों लाखों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ के पास कहाँ से आई? क्योंकि देश में कानून में ये प्रावधान है कि किसी के पास कोई संपत्ति अगर आई है तो उसके प्राप्त होने का सोर्स होना चाहिए। वक्फ कानून में जहाँ भी इनको जचा वक्फ बोर्ड को, इनके लोगों ने कहीं भी उठाया, कोई बोर्ड ले जाकर लगा दिया, उस संपत्ति के खिलाफ जब वो मालिक जाकर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वक्फ न्यायालय में ही उसकी सुनवाई हो रही है। वक्फ के जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के, वो भी मुसलमान है। फिर सुनवाई कैसे होगी? लोग रो धोकर बैठ जाते हैं। सिविल न्यायालयों में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। पेयजल की परेशानी को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पानी की टंकी पर चढ़कर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे। सालवा कला पीएचडी एचओडी पर ग्रामीणों ने ताला लगाया है। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पेयजल को लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर ग्रामीण प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं। जोधपुर से खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं। पानी की टंकी पर ये ग्रामवासी खड़े हैं और यहीं पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पेयजल की जो समस्या है, इसको लेकर ग्रामीण अक्सर परेशान है और सालवा कला पीएचडी एचओडी पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत से परेशान है ग्रामीण और कई दिनों की परेशानी अब जो है ये रूप ले चुकी है कि ग्रामीणों को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ से भी उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो पानी की समस्या है वो खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। टंकी पर चढ़े हैं ये ग्रामीण और यहीं पर से विरोध हो रहा है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, पेयजल को लेकर प्रदर्शन और टंकी पर चढ़े हैं ग्रामीण, क्या कोई समझाइश हो पाई है? हाँ, देखिए, बात करें तो ये मामला जो है बनार थाना क्षेत्र के सालवा कला क्षेत्र का है, जहाँ पर लगातार पेयजल को लेकर ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो जल माफिया है वो जब सरकारी पानी जब सप्लाई के लिए जाता है तो उनको संग्रहित करके टैंकर के जरिए भेजते हैं और लोगों से 1000 रुपए तक जो है टैंकर के वसूल करते हैं, जिसके चलते आज ग्रामीणों में खासा रोष देखा गया और ग्रामीण जो है टंकी पर चढ़ गए और जलदाय विभाग के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी जो है वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जो है इस बात को लेकर रहे हैं कि जब तक सुचारू जल व्यवस्था का आश्वासन खुद जिला कलेक्टर नहीं देंगे तब तक जो है अपने प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे। जी ठीक है। अब क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कितने घंटे हो गए हैं प्रदर्शन को?
करीब आधे घंटे से ये प्रदर्शन जारी है और अब जो है समझौते का दौर भी जारी है। संभवतः थोड़ी देर में आश्वस्त करके ग्रामीणों को जो है टंकी से उतारा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर खेड़ली से आपको देंगे, जहां कट्टे के दम पर 2 युवकों से लूट हुई है। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 2 बदमाश आए थे बाइक पर सवार होकर और बाइक और फोन लेकर फरार हो गए हैं। ये बदमाश लूट से पहले बदमाशों ने मारपीट की। तलाशी के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कराई है और बदमाशों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुड़ी हुई है। तो पुलिस ने नाकेबंदी की है ताकि इन बदमाशों को पकड़ा जा सके। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। लूट से पहले बदमाशों ने मारपीट की है। बदमाशों की तलाशी के लिए कराई नाकेबंदी। शाम को 7 बजे हम दुकान बढ़ा के मार्केट से सामान लेके और सीधे निकल रहे थे। दीपक सैनी मेरे साथ में था जो पीछे बैठा हुआ था। इसको सोमवार छोड़ने के बजाय हम सीधा निकले। निकलने के बाद में सेठ से आगे ब्रांच पड़ती है, ब्रांच ठेका है, उससे थोड़ी सी आगे घटना है। एक सामने से बाइक आई थी और एक पीछे से। पीछे वाली का तो मैंने नहीं देख पाया, आगे से जो आई थी स्प्लेंडर नीली पट्टी में बाइक थी, रस्से बंधे हुए थे। उन्होंने गाड़ी पीछे से मारा डंडे मारने के बाद मैंने बाइक रोकी है। रोकने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन, क्या बात है ना। वो कुछ बोले, मुंह बंधे हुए थे। और बंधने के बाद में उन्होंने कट्टा लगाया सीधा। कट्टा लगाने के बाद में गाड़ी पे बैठे, चाबी छीनी, छल्ला मेरे हाथ में रह गया, गाड़ी ले गई, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल ले गए। बारां जिले की शाहबाद कस्बे के पास बीती रात राहगीरों को पैंथर दिखा है। NH 27 से घाटी उतरने वाले रास्ते पर यह पैंथर दिखा है, जिसका कार चालक ने वीडियो मोबाइल में कैद किया है। तस्वीरें आपके सामने है। करीब 5 मिनट तक पैंथर बड़े आराम से ही एक ही जगह पर बैठता नजर आया। और आपको बता दें कि शाहबाद घाटी में पैंथर की मौजूदगी को देखते हुए लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन यहां संरक्षण को लेकर कोई भी काम नहीं किए गए, जिसके बाद से लोग यहां लेपर्ड सफारी शुरू करने की मांग कर रहे। अजमेर के अरावली नाग पहाड़ से सटे कोटड़ा बैरवा बस्ती इलाके में पैंथर होने की अफवाह से लोगों में डर का माहौल बन गया। दरअसल 2 बिल्लियों के लड़ने पर क्षेत्र में माहौल खराब हो गया और सभी ने पैंथर आने की सूचना वन विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हुई नजर आई। देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, जिसका वीडियो इलाके के लोगों को दिखाया गया, जिसे पैंथर बताकर दहशत क्षेत्र में फैलाई जा रही थी। गौरतलब है कि गुरुवार को बैरवा बस्ती में पैंथर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त को और तेज कर दिया और पेड़ पर CCTV कैमरे भी लगा दिए हैं, जिससे कि पैंथर का मूवमेंट देखा जा सके। साथ ही वन विभाग ने लोगों को शांत रहने और बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं भेजने की अपील की है। उदयपुर में आदिवासी इलाके के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स, कोडिंग और आधुनिकतम तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे बदलेंगे टेक्नोलॉजी की तस्वीर, कला और कौशल का करेंगे प्रदर्शन। टेक्नोलॉजी का दिया जा रहा प्रशिक्षण। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी सरकारी स्कूलों की अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल के बच्चे लैब में बैठकर कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आने वाले समय में उनके जीवन के लिए एक नई दिशा तय करने का काम करेगा। दरअसल झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा, जिसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा। उदयपुर के सुखेर में एक सरकारी स्कूल में इस 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के 6 सरकारी स्कूल के 35 बच्चों को एक लैब में एडवांस रोबोटिक्स, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर इंजीनियरिंग और PCB चिप डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और इस वर्कशॉप में मुझे बहुत सीखने को मिला। फर्स्ट दिन मैंने सर्किट के बारे में पढ़ा था। सर्किट 5 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सर्किट, सेकेंड सीरीज सर्किट, थर्ड पैरेलल सर्किट, फोर्थ शॉर्ट सर्किट और स्विच के बारे में पढ़ा।
अगले दिन हमने आर्डिनो पे काम किया। आर्डिनो में हमने कोडिंग की और कोडिंग के अंदर हमने उसको ब्रेक बोर्ड और आर्डिनो को कनेक्ट करके पुलिस लाइट बनाई और ट्रैफिक लाइट बनाई। और आज हमने एक डिस्टेंस का रोबोट बनाया जो डिस्टेंस हमको डिस्प्ले पे शो करता है और अभी हम आगे की चीज़ें सीख रहे हैं। इस प्रयोगशाला में छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़कर नए कौशल और कला के गुण सीख रहे हैं। संस्था प्रतिनिधि कैलाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सभी विद्यालयों के 200 छात्रों को रोबोटिक्स क्लब लीडर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो अपने स्थानीय विद्यालय में क्लब बनाकर इसका संचालन करेंगे। 6 स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं या भाग ले रहे हैं। कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक के बच्चे इस समय हमारे साथ हैं और इन्होंने 4 दिन में काफ़ी कुछ सीखा है। इस समय पीएमसी स्कूल सुखेर, महात्मा गांधी स्कूल कुराबड़, महात्मा गांधी स्कूल बारापाल, महात्मा गांधी स्कूल बड़गांव, महात्मा गांधी स्कूल धानमंडी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुआना के बच्चे इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। ऐसे में अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आदिवासी अंचल के बच्चे प्रशिक्षण अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बदलते दौर में दक्षिणी राजस्थान की कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी की तस्वीर बदलते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश तकनी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको टोंक से बड़ी खबर देंगे, जहां सतीश पुनिया का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कुंवारे आदमी से की कांग्रेस नेताओं की तुलना, बिना सत्ता कांग्रेस के लोग बौखला जाते हैं। पुनिया ने कांग्रेस नेताओं को दी सलाह, परिस्थितियों को स्वीकार करें, वो सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, देश के लोगों में भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल की। तो ये बड़ा बयान सतीश पुनिया की तरफ से दिया गया है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के लोगों में एक तो उनकी पुरानी आदत है, परंपरागत आदत है, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, देश के लोगों में एक भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करी। बिना सत्ता के ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। इतना बौखला जाते हैं कि जैसे कुंवारा आदमी शादी के लिए विचलित रहता है। और इसलिए मुझे उनकी नेक सलाह है कि वो परिस्थितियों को स्वीकार करें। वो हार चुके हैं, सत्ता से बाहर हैं। उनको, हम लोग भी विपक्ष में थे, हम लोगों ने मुद्दों पर लड़ाई लड़ी थी। उनको भी नेक सलाह है कि जनता के बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से, जहां प्रदेश हित की बात है उनको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, और कोई ऐसी बातें संज्ञान में आती उनको सरकार को बताना चाहिए अच्छे तरीके से, स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से। अजमेर के पुष्कर मेले का पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत की। इस दौरान कैमल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 51 ऊंट गाड़ियां शामिल हुई। इस मौके पर कैमल संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि पुष्कर मेले में फुटबॉल प्रतियोगिता, नगाड़ा वादन, मांडना समेत कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। वहीं शाम सरोवर पर दीपदान कार्यक्रम होगा, जिसमें 51,000 दीप जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि पुष्कर मेले में 15 नवंबर तक कई तरह के कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ऐतिहासिक पुष्कर मेले की आज से शुरुआत हो गई है। आज पुष्कर मेले को लेकर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। अजमेर से विधायक और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इसको लेकर पूजा अर्चना की और अब जो है एक पुष्कर में ऊंटों की रैली निकाली जा रही है। आप देखेंगे ऊपर जो है जल संसाधन मंत्री वो खुद बैठे हैं और इस रैली में शामिल हुए हैं। इस रैली के माध्यम से जो है ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन को यहाँ पर बचाने का संदेश दिया जा रहा है। लगातार ऊंटों की संख्या जो है वो कम हो रही है, तो ऐसे में ये रैली जो है यहाँ से निकाली गई और अलग अलग ढोरों में ये रैली जो है निकालते हुए लोगों को संदेश दिया जाएगा कि ऊंटों को जो है वो बचाया जाए और लगातार इनकी जो कमी हो रही है उसको जो है इसको ध्यान में रखते हुए इस रैली को निकाला गया है। आप देखेंगे सुरेश रावत जो है वो रैली को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और सभी से यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। सुरेश जी, किस तरह से जानकारी दे रहे हैं रैली को लेकर? देखिए, ऊँट हमारे पुष्कर मेले की शान है, राजस्थान का जहाज है। तो आज 51 ऊँटों की ये जो कैमल शो कर रहे हैं और पुष्कर मेला का आज आगाज भी हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरह से आगाज आज हुआ है? देखिए, आज विधिवत हम पूजा अर्चना करके पुष्कर मेला का झंडारोहण करके आज इस मेले की विधिवत शुरुआत हुई है। क्या क्या और कार्यक्रम होंगे? बस देखिए, रोज नए नए कार्यक्रम होंगे, पशु प्रतियोगिताएं होगी,
देशी और विदेशी सैलानियों के बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी। रोज हमारे शाम को हमारे जो श्रद्धालु और पशुपालक आते हैं उनके लिए शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। इस तरह से दिन प्रतिदिन नए नए नवाचार के साथ कार्यक्रम होंगे। नवाचार जो है इस जो रैली के माध्यम से होंगे। आप देखेंगे लगातार जो है इस रैली में लोग जुटे हैं। आप लंबे समय से ऊँटों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज दे रहे हैं आज ये मैसेज दे रहा हूँ कि अपनी लोक कला संस्कृति पुष्कर की एक बहुत ऊपर उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज किस तरह से रैली कहाँ जाएगी? ये बहुत पहली बार है कि इससे बड़ी रैली निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल